तो बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि बिगिनिंग किसी भी यूनिट की अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो आपको पूरे यूनिट में कंफर्ट रहता है समझने में। तो हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो नाम से ही क्लियर है बेटा, यहाँ हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। आप सबने बेटा 11th क्लास में, वैसे तो लोअर क्लासेस में आपने आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा हुआ है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो बेसिकली कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, जिसमें ये होता है एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह है, बट इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एक एटम के होते हैं जिसको हम डोनर बोलते हैं, और जो दूसरा होता है वो एक्सेप्टर होता है। मतलब इस बार डी और ए, ये डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है जिससे बॉन्ड बना है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन बेसिकली डोनर के हैं, और एक्सेप्टर ने ऑब्वियसली उन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने एक वेकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टर होने की बेसिक कंडीशन क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ अ वेकेंट ऑर्बिटल। और डोनर होने की बेसिक कंडीशन क्या होती है बेटा? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। So there are two basic species which are involved in formation of a coordination compound, a coordinate bond, which is a donor, and second one is an acceptor. बेटा हमारे पास बेसिकली दो टर्म्स हैं, एक टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और एक टर्म है डबल सॉल्ट्स। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट्स एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं वो भी दो डिफरेंट कंपाउंड्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने KCN को AgCN से रिएक्ट कराया, पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड एप्रोप्रिएट अमाउंट्स में, तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं कि AgCN ट्वाइस। तो ये बेसिकली दो अलग अलग कंपाउंड्स की बेसिकली जो टर्म है हमारे पास वो है एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स की ये आगे दो टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेशन एडिशन कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स। नाम से ही क्लियर है बेटा, एडिशन का मतलब होता है दो कंपाउंड्स की एडिशन से जो कंपाउंड बने, दो कंपाउंड्स को ऐड करके। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी दो कंपाउंड्स को ऐड करके बनता है, और डबल सॉल्ट्स भी दो कंपाउंड्स को ऐड करके बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। अगर आप इनको
कुछ एप्रोप्रिएट स्टोइकोमेट्रिक रेशियोज में लो, इनके एक्वस सॉल्यूशंस को, और उनको क्रिस्टलाइज करवाओ। जैसे +1 में आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए होंगे, तकरीबन हर एक स्कूल में बनवाते हैं लैब में। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। अब ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, दो कंपाउंड्स की एडिशन से बना, बट इसको हम डबल सॉल्ट बोल रहे हैं और इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि वंस अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड, on dissolving in a suitable solvent, say like in water, it does not dissociate into all those simple ions from which it was formed. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन सिंपल आयंस से बना हुआ था ये उनमें डिसोसिएट नहीं होगा, मींस ये उनकी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस सॉल्ट को डिसोसिएट कराएं, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, इस कॉम्प्लेक्स को सो कॉल्ड, अब इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं ये भी बेटा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सर यस बेटा। एक बार ये लाइन रिपीट कर दो। मैं एक बार नहीं 2-3 बार रिपीट करूंगा बेटा, बस ध्यान से सुनते जाओ। आई विल बी रिपीटिंग द थिंग्स। A coordination compound, once it is formed, it does not dissociate into all those simple ions from which it is formed. ये उन सिंपल आयंस में डिसोसिएट नहीं होता जिनसे ये बने होते हैं। मतलब अगर आप इस सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, इनमें आयंस के लिए एनालिटिकल टेस्ट करेंगे बेटा, तो आपको पोटेशियम आयन का टेस्ट मिलेगा, बट ना तो आपको सिल्वर आयन का टेस्ट मिलेगा यहाँ पे, और ना ही आपको साइनाइड आयन मिलेगा। ये बना किससे था? पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन और साइनाइड आयन, ये तीन सिंपल आयन से ये कंपाउंड बना था। अगर आप मोटे तौर पे देखें तो ये तीन सिंपल आयंस थे, बट वंस इट इज फॉर्म्ड, अब ये आपको एंटायरली अ न्यू सेट ऑफ आयंस दे रहा है। पोटेशियम आयन सिर्फ कॉमन है, बट अब ना तो आपको सिल्वर आयन मिल रहा है ना साइनाइड आयन मिल रहा है, आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है। बेटा नॉर्मली सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है? शाबाश। सिल्वर कितने बॉन्ड्स बनाता है? हमने आज तक सिल्वर के जो भी आपने कंपाउंड्स देखे हैं, नॉर्मली सिल्वर की क्या वैलेंसी देखी है आपने? +1। 1। वो तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +1। मैं वैलेंसी की बात कर रहा हूँ। सिल्वर की वैलेंसी आपने 1 देखी है, चाहे सिल्वर क्लोराइड हो, चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हो, चाहे Ag2O हो, हर एक केस में सिल्वर नॉर्मली एक बॉन्ड बनाता है, वो एक वैलेंसी शो करता है सिल्वर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स और सिंपल कंपाउंड में या सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन में क्या डिफरेंस है? अब ये डबल सॉल्ट है, ये जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं इसको, तो ये डिसोसिएट होता है इनटू सिंपल आयंस लाइक फेरस आयन, सल्फेट आयन और अमोनियम आयन। ये सबके टेस्ट देगा। अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये सारे सिंपल आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ये फर्क है सबसे इंपॉर्टेंट डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अब इन सबको मैं सिंपल आयंस बोल रहा हूँ, इसको मैंने कॉम्प्लेक्स आयन बोला। रीजन व्हाई दिस इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स आयन, बेटा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्सेस भी होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके घर में एक
गेस्ट रूम है जो आपने बनाया हुआ है, उस गेस्ट रूम में बेटा मैक्सिमम हम कह सकते हैं, लेट अस अज्यूम 3 लोगों को आप अकोमोडेट कर सकते हो, 2 एडल्ट्स और एक बच्चा वहाँ पे उस बेड पे सो सकते हैं। उस रूम में आप मैक्सिमम 3 लोगों को ठहरा सकते हो। तो आपकी नॉर्मल कोवेलेंसी क्या है, नॉर्मल वैलेंसी क्या है? 3। कि आपके घर पे अगर 3 गेस्ट आए तो आप उस गेस्ट रूम में आप उनको ठहरा सकते हो, उनसे बॉन्ड बना सकते हो, उनको रोक सकते हो, घर पे ठहरा सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चे? यस सर। तो आपके घर का नॉर्मल फंक्शनिंग चलती रहेगी। अगर आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आपके घर में बाकी सब चीज़ें, कोई भी जगह, कोई और एरिया डिस्टर्ब नहीं होगा, आपका बेडरूम डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, आपके पेरेंट्स का बेडरूम डिस्टर्ब नहीं होगा, आपके लॉबी, ड्राइंग रूम, कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होगी, नॉर्मल फंक्शनिंग चलती रहेगी। बट मान लो आपके घर पे किसी की शादी का फंक्शन आ गया। अब किसी की शादी का फंक्शन आ गया तो उस केस में घर पे मान लो 10, 15, 20 रिश्तेदार आ गए जो बहुत क्लोज हैं। चलो कई बार हम कहते हैं कि कई लोगों को, कई रिश्तेदारों को हमने होटल में ठहरा दिया, बट कुछ घर के बहुत खास जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, चाचा चाची, ताया ताई, बुआ, कोई, वो लोग आए और वो कहते हैं हमने तो आपके घर में ही ठहरना है। अब 20-22 लोग आपने घर में ठहराने हैं, तो आप कैसे ठहराते हो बताओ? शाबाश। What arrangements do you make? सर कुछ लॉबी में सो जाते हैं, कुछ ड्राइंग रूम में सो जाते हैं, सर अब विशाई रूम कर दो। शेयर कर लेते हैं। अब मयंक मेरे को ये बताओ, कुछ लॉबी में सो जाते हैं, कुछ ड्राइंग रूम में सो जाते हैं। तो लॉबी में तो डाइनिंग पड़ा होता है, दीवान होता है ना आपका, ड्राइंग रूम में सोफा पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, तो वो तो पूरा आपका ऑक्यूपाइड है। कैसे लॉबी में सो जाएंगे? कभी आपने सर एक क्लोज साइड पे कर देते हैं उनको। सर तो शिफ्ट विशाई कर करेंगे दो ना। थल्ले। एक साइड में कर देते हैं, हाँ, किसी ने बोला कि साइड पे कर दो, है ना, नीचे बिछाई कर दो बोला किसी ने। बेटा अगर आपने मैरिजेस अटेंड की हैं, कोई क्लोज फंक्शंस घरों के या आपके घरों में हुआ है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, कुछ दिन के लिए सोफा उठा के हम किसी नेबर के घर पे रख देते हैं। यस और नो? डाइनिंग उठा के नेबर के घर पे रख दिया 3-4 दिन के लिए, तो वो हाँ लॉबी जी सर। आप जगह को खाली करते हो सबसे पहले। यस और नो? यू क्रिएट वेकेंट स्पेस। मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ बेटा, जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस यूनिट के बेसिक्स हैं, वो आगे चल के काम आएंगे आपको, इसलिए ध्यान से सुन लेना। तो हम पहले क्या करते हैं, वेकेंट स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि हम नॉर्मल से ज्यादा वैलेंसी शो कर सकें। यस और नो? जब आपने 20 या 22 लोगों को घर पे ठहराना है, तो क्या आपने नॉर्मल कोवैलेंसी शो करनी है, नॉर्मल बॉन्ड बनाने हैं, कि आपने नॉर्मल से ज्यादा वैलेंसी शो करनी है? नॉर्मल से ज्यादा तो जब आपने नॉर्मल से ज्यादा वैलेंसी शो करनी है, तो आपको जगह क्रिएट करनी पड़ेगी खाली। वो खाली जगह क्रिएट करने के लिए आप अपनी स्पेस खाली करोगे और फिर उन लोगों को ठहराओगे। अब 20-22 लोग जब आपके घर में आके ठहरते हैं, तो बेटा फिर हर जगह, हर एरिया नॉर्मली फंक्शन करता है? नो सर। नो सर। क्या जितनी साफ सफाई आपके मम्मा आज के टाइम पे घर पे रख रहे हैं, क्या अगर 20-22 लोग घर पे ठहरने को आ जाएं, क्या उतनी ही साफ सफाई 2-3 दिन रहती है? कि ऐसे नहीं होता कि किसी की सैंडल कहीं है, किसी के शूज कहीं पड़े हुए हैं, और बैग मिक्स हुए पड़े हैं, और कपड़े किसी के कहीं बाहर निकले पड़े हैं, कहीं अंदर हैं, पूरा खिलारा नहीं पड़ा होता है जब शादी का घर होता है? हाँ जी सर। तो वो क्या होता है, नॉर्मल से ज्यादा वैलेंसी शो कीता। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं पंजाबी जिन्हों भी आ की गा पिया होया, व्हाट डज दैट मीन? कि कॉम्प्लेक्स हो गया काम। अब वो सिंपल नहीं रहा, वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। यस और नो पुत्र? हाँ जी सर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस और डबल सॉल्ट्स में बस सिर्फ इतना फर्क है। डबल सॉल्ट्स जिन सिंपल आयन से बने होते हैं, वो वापस उन्हीं में डिसोसिएट हो जाते हैं। उन सब आयंस की वो नॉर्मल प्रॉपर्टीज टेस्ट शो करते हैं जिनसे वो बने हुए थे। जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, वंस दे आर फॉर्म्ड,
यहाँ पे वो एक ऑल टुगेदर न्यू सेट ऑफ आयंस फॉर्म करते हैं, यानी कि वो सिंपल आयंस की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करेंगे, उनके टेस्ट्स को नहीं देंगे, और ये ऑल टुगेदर एक नई आइडेंटिटी शो करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट्स में। दूसरा डिफरेंस है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे इस केस में सिल्वर है बेटा, the central atom shows more than its normal covalency। सिल्वर की वैलेंसी 2 होती है, बट यहाँ वो कितने साइनाइड को अकोमोडेट कर रहा है? बोलो बेटा। 2 साइनाइड को। नॉर्मली सिल्वर एक साइनाइड से बॉन्ड बनाता है, बट अब वो 2 साइनाइड आयन, एक साइनाइड आयन एक्स्ट्रा आया और सिल्वर को बोलता है कि मेरे से बॉन्ड बना लो, मैं आपको कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तभी तो सिल्वर पे नेगेटिव चार्ज आ गया पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर। यस और नो बेटा? यस सो यहाँ सिल्वर अपनी नॉर्मल से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, बट अगर आप डबल सॉल्ट में देखें, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, आयरन भी +2, सल्फेट -2, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं, अमोनियम आयन +1, सल्फेट, ये नॉर्मल वैलेंसी शो करेंगे, अपनी नॉर्मल वैलेंसी ही शो कर रहे हैं। ये कोई अपने नॉर्मल से ज्यादा वैलेंसी नहीं शो कर रहे। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ भी वो 2 बॉन्ड बना रहा है। एक अमोनियम मींस 1 बॉन्ड बनाता है, 2 सल्फेट एक सल्फेट 2 अमोनियम को अकोमोडेट करेगा। यस और नो बेटा? यस सर। So there are 2 basic differences between coordination compounds and complexes. The first one is coordination compounds जो हैं, they don't dissociate into simple ions from which they are formed, that is they show entirely new set of properties, जबकि आपके डबल सॉल्ट्स जो हैं वो डिसोसिएट into simple ions from which they are formed and show all the characteristic properties of these ions। और दूसरा जो आपका बेसिक डिफरेंस है, सेंट्रल एटम shows valency more than its normal, जबकि यहाँ पे all the constituent ions show। बेटा ये जो बच्चे बाद में वीडियो भी देखेंगे, मैं उनके लिए भी बोल दूं, ये मैं जब साथ साथ में लिख रहा हूं ना, तो आपको भी टाइम मिल रहा है, आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो, तो आपका भी पेन कॉपी साथ में हाथ चलते रहना चाहिए, जैसे आप नॉर्मल क्लास अटेंड कर रहे हो। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस शो their normal valency।
अगर पूरा ऐसा सच नहीं लिखना, कुछ कुछ शॉर्ट में हिंट्स लिख लिया करो। तो बेटा ये आपके पास ऊपर एग्जाम्पल भी आ गए, और भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, बट आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। इज इट क्लियर अप टिल नाउ बेटा? शुड आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर? हाँ जी। शुड आई कंटिन्यू बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ये जो, जैसे में हम कॉम्प्लेक्सेस लिखते हैं, ऐसे कई और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखूं, आपने शायद ये आज से पहले भी देखे हो कभी। एक है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4, FeCN होल 6, ठीक है बेटा। ऐसे करके कई और, एक मैंने अभी लिखा था पोटेशियम का, एक आपके पास हम लिखते हैं कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। यस और नो बेटा? बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट it is actually a complex with the correct formula as CuH2O whole 4 SO4 डॉट H2O। बेटा मुझे नहीं पता आप में से किन बच्चों को नॉलेज थी कि कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है। जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना बेटा 10th में भी, कॉपर सल्फेट डॉट H2O 5H2O। यस और नो बेटा? हाँ जी सर। एक्चुअली इट इज अ कॉम्प्लेक्स, उसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाना सही है। अब ये हम स्क्वायर ब्रैकेट की नोटेशन में जो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, या ये फॉर्मूला हमें क्या दर्शाता है, इससे हमें बॉन्डिंग के बारे में क्या क्या पता चलता है, इस चीज को बेटा डिस्कस किया एक साइंटिस्ट ने, और उसने एक थ्योरी दी जो उसके नाम पे बहुत मशहूर हुई, विच इज वर्नर्स थ्योरी। वर्नर एक साइंटिस्ट हुआ जिसने बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की में बॉन्डिंग को डिस्कस किया कि कैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनते हैं। बेसिक चीज़ों के बारे में इसने बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, वो हम बाकी आगे और थ्योरीज पढ़ेंगे। बट वर्नर ने बेसिकली ये बोला कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। exhibited by the central atom in a complex। कहता है 2 टाइप की वैलेंसीज जो हैं वो एक सेंट्रल एटम एग्जिबिट करता है एक कॉम्प्लेक्स के अंदर। और ये कौन सी 2 टाइप की वैलेंसीज थी बेटा? एक जिसको इसने बोला प्राइमरी और आयोनाइजेबल वैलेंसी, और दूसरी है बेटा सेकेंडरी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है, ये 2 तरीके की वैलेंसीज को एग्जिबिट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो एटम्स या ग्रुप्स या आयंस, व्हाटएवर यू कैन से, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। सेंट्रल एटम की कौन सी वैलेंसी को बेटा? थोड़ा हाँ ना बोलते जाओगे तो मुझे वन वे ट्रैफिक नहीं लगेगा।
जो एटम आयंस या ग्रुप्स प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे वो आयोनाइजेबल होंगे। वो क्या होंगे? they'll be आयोनाइजेबल। मतलब अगर आप पानी में डालोगे तो वो बॉन्ड तोड़ के आयंस बन के अलग हो जाएंगे। बात फॉलो कर रहे हो? वो सेंट्रल एटम से बॉन्ड तोड़ के आयनाइज होके अलग हो जाएंगे। बट जो एटम आयंस या ग्रुप्स या मॉलिक्यूल्स कुछ भी कह लो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे वो पानी में डिसॉल्व करने पे आयन बन के अलग नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? जैसे अभी मैंने वो नॉन आयोनाइजेबल होंगे। जैसे अभी मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिखा था पिछली स्लाइड के अंदर, आपके मैंने आपके ग्रुप में शायद पिक डाली है। तो अभी मैंने इसकी आयोनाइजेशन का वहां रिएक्शन लिखा था। तो बेटा हमने वहां पे क्या लिखा था? जब ये आयोनाइज होगा ये कॉम्प्लेक्स, तो कैसे आयोनाइज होगा बोलो? 2 आयंस बनेंगे, एक आपका पोटेशियम आयन और दूसरा आयन मैंने कौन सा लिखा था बेटा? सिल्वर। AgCN2। यस, AgCN2 होल नेगेटिव। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो मैं कह सकता हूं कि सिल्वर 2 टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है। सिल्वर सेंट्रल एटम एक प्राइमरी वैलेंसी जिसको पोटेशियम सेटिस्फाई कर रहा है जो कि आयोनाइजेबल है। पानी में डालने पे ये अलग हो गया आयन बन के। बात फॉलो कर रहे हो बेटा? Yes, sir. और सिल्वर की दूसरी वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी जो साइनाइड आयन सेटिस्फाई कर रहा है, बट वो नॉन आयोनाइजेबल है। वो पानी में डिसॉल्व होने पे उसको अलग छोड़ के आयोनाइज होके सेपरेट नहीं हुआ, वो अभी भी सिल्वर के साथ ही है। बात फॉलो कर रहे हो बेटा? एक प्राइमरी वैलेंसी है जो आयोनाइजेबल है, जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे वो आयोनाइज होके अलग हो जाएंगे। बट जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे वो नॉन आयोनाइजेबल होंगे, वो अलग नहीं होंगे। समझ में आ रही है बात बच्चे? Yes, sir. बेसिकली वर्नर ने अपनी स्टडी को एक कंपाउंड के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया और वो कंपाउंड था अमोनिएटेड कोबाल्ट क्लोराइड। और उसमें उसने क्या किया, बारी बारी अमोनिया के कंटेंट को वेरी किया। बेसिकली उसने ये 4 कंपाउंड्स को लिया जिसमें अमोनिया का कंटेंट जो था वो चेंज करता गया। जैसे COCl3.6H2NH3 जैसे बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ऐसे ही यहाँ अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब अमोनिएटेड है ये। तो ये सॉल्ट तो कोबाल्ट क्लोराइड है, साथ में वो अमोनिएटेड है। तो उसने क्या किया, उसने ये 4 कंपाउंड्स लिए जिसमें अमोनिया के कंटेंट को वेरी किया। अब बेटा आप सबने +1 की है, आप सबको पता है देयर आर एनालिटिकल टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन क्वांटिटेटिवली एस्टिमेट डिफरेंट आयंस इन अ सॉल्यूशन। आपको बेटा याद होगा जेल्डाल मेथड और वो केरियस मेथड, जहां हम सिल्वर और आपके सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम हेलोजन्स को एस्टिमेट करते थे एंड ऑल दैट। याद है बच्चे? Yes, sir. तो बेसिकली जब इसने बेटा पहले वाले कंपाउंड को पानी में डाला तो ऑब्वियस है कुछ क्लोराइड आयन अलग हुए, और उन क्लोराइड आयंस को एस्टिमेट करने के लिए इसने एक्सेस में सिल्वर नाइट्रेट डाला और उनसे सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी बने। तो जो सिल्वर क्लोराइड के पीपीटी यहाँ बने और दूसरे में और तीसरे में और चौथे में, उसके बेसिस पे
इसने ये बताया कि ये कंपाउंड्स कुछ इस तरीके से आयोनाइज हो रहे हैं। अब बेटा 1-2 मिनट लगेंगे, मैं इकट्ठे ही लिख दूं सारे रिएक्शंस, उतनी देर के लिए मैं चुप रहूंगा, फिर मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूं। ये जो रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं, ये वर्नर ने अपना एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इनको ऐसे लिखा। इनको लिख के अपनी ऑब्जर्वेशंस नहीं दी, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसके बेसिस पे उसने इन रिएक्शंस को लिखा कि दिस इज हाउ दीज कंपाउंड्स आर गेटिंग आयोनाइज्ड। देखो, दो एनालिटिकल टेक्निक्स वर्नर ने यूज की। एक, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा के इन सब सॉल्यूशंस को सिल्वर क्लोराइड के वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन को देखा और चेक किया कि कितने सिल्वर नाइट्रेट यूज होते हैं मोल इसके वाइट पीपीटी बनाने के लिए। और ये वाइट पीपीटी को आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो बेटा, इसको ड्राई करो, है ना, फिल्टर करो, ड्राई करो, वे करो और फिर यूनिटरी मेथड लगा लो। हाँ या ना बेटा? अगर आपने क्लोरीन को एस्टिमेट करना है, +1 में किया ना बेटा आपने, आप इसको टोटल ले लो 108 + 35.5, तो आप यूनिटरी मेथड लगा लो कि 143.5 ग्राम में क्लोरीन कितना है, 35.5 ग्राम। यस और नो बेटा? यस सर। तो जितना भी x ग्राम इसका वेट आएगा, आप उससे क्लोरीन एस्टिमेट कर लोगे। और जब आप क्लोरीन एस्टिमेट कर लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ कितने क्लोरीन बने। देखो, जो लास्ट केस है उसमें तो व्हाइट पीपीटी बने ही नहीं कोई। व्हाइट पीपीटी ना बनने का मतलब है कि कोई क्लोराइड आयन थे ही नहीं। जब कोई क्लोराइड आयन बने ही नहीं, मींस नो आयोनाइजेशन टुक प्लेस। बट सबसे ज्यादा 3 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिक्वायर्ड थे टू फॉर्म 3 मोल ऑफ AgCl। और उससे ये पता चला कि बेसिकली यहाँ तीनों क्लोराइड आयंस आयोनाइज होके अलग हो गए। तो यहाँ उसने इनको अलग करके लिख दिया और अमोनिया को कोबाल्ट के साथ लिख दिया 6 के 6। अगले केस में उसने ये ऑब्जर्व किया कि इस कंपाउंड के केस में 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिक्वायर्ड है, यानी कि 2 मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, मतलब 2 क्लोराइड आयंस आर फॉर्म्ड। यानी कि इस बार एक क्लोराइड आयोनाइज नहीं हुआ और वो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है कोबाल्ट की। ये जो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट था बेटा, वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही आया, मैं अभी आपको बता रहा हूं। फिर उसने देखा कि जब अमोनिया के कंटेंट को और कम किया तो इस बार 1 मोल ऑफ AgNO3 सिर्फ रिक्वायर्ड था, क्योंकि 1 ही मोल ऑफ AgCl बना था। तो यानी कि दोनों क्लोरीन बाकी के इस बार नॉन आयोनाइजेबल थे, वो आयोनाइज नहीं हुए। और चौथे केस में तीनों के तीनों क्लोरीन नॉन आयोनाइजेबल हैं। तो बेसिकली वर्नर ने एक पोस्टुलेट दिया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड। सेकेंडरी वैलेंसी बेटा कौन सी वैलेंसी है, बोलो शाबाश? नॉन आयनाइजेबल।
आप एक चीज नोट कर रहे हो बेटा, कोबाल्ट बेसिकली 6 चीजों को अपने साथ पक्का चाहता है। अगर वो 6 अमोनिया है तो फिर 3 क्लोराइड, तीनों क्लोरीन अलग हो सकते हैं, आयोनाइज हो सकते हैं। बट मोमेंट एक अमोनिया कम पड़ा तो उसने एक क्लोरीन को रिक्वेस्ट की कि तू मेरे पास रह और मेरे 6 बॉन्ड पूरे बना दे, तो फिर बाकी 2 ही क्लोरीन आयोनाइज हुए। जब और एक अमोनिया कम पड़ा तो अभी भी 4 और 2 6, वो तो बॉन्ड बना ही रहे हैं, सिर्फ एक आयोनाइज हुआ। और अगले केस में 3 और 3 6, 3 क्लोरीन और 3 अमोनिया। तो जब आयोनाइजेबल सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है सेंट्रल एटम की, ठीक है, और इसको जो सेटिस्फाई करेंगे वो तो नॉन आयोनाइजेबल होंगे, वो अलग नहीं होंगे। 6 तो उसने सेटिस्फाई करानी है। बट जो प्राइमरी वैलेंसी है which is ionizable is not fixed, वो फिक्स्ड नहीं है। प्राइमरी वैलेंसी पहले केस में कितनी है बेटा? 3, दूसरे केस में 2, तीसरे केस में 1 और फिर लास्ट केस में कोई भी नहीं है। यहीं से उसने ये सारा कुछ बताया कि जो नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे वो बेसिकली वो वाले कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होंगे जो सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे, और बेसिकली ये आपका जो है वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स पार्ट, दिस इज द एक्चुअली कोऑर्डिनेशन फॉर्म जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और बाहर हम किसको लिखते हैं? जो आयोनाइजेबल है। जैसे यहाँ पोटेशियम आयोनाइजेबल है और साइनाइड नॉन आयोनाइजेबल है। यहाँ 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं कॉपर के साथ, ये नॉन आयोनाइजेबल है। एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डेड है, वो बाहर है। सल्फेट भी आयोनाइजेबल वैलेंसी को, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगी चीज वो आयोनाइजेबल है, वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो नॉन आयोनाइजेबल है, वो अलग नहीं होगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंपाउंड का फिर बेटा एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? इस कंपाउंड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा? इसको हम ऐसे लिखेंगे CONH3 होल 6 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद Cl3। सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है। समझ में आई बात बेटा? हाँ या ना?